बच्चों आइए, कक्षा 11 में हम बात कर रहे थे, हिंदी साहित्य का इतिहास बता रहे थे आपको। इसका 2 भाग समाप्त हो चुका है। आज हम चल रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का तीसरा काल, जिसको उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है, और जिसका एक नाम है रीतिकाल, और कुछ लोगों ने इसका एक नाम और रखा है श्रृंगार काल। और इसी क्रम में एक नाम और आता है उभर करके, अलंकार काल। आदि आदि नामों से अभिहित ये रीतिकाल, इसका समय है सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, अर्थात पूरा का पूरा 200 वर्ष तक ये काल चला। बच्चों, आपने वीर गाथा काल पढ़ा, जिसको आदिकाल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आपने पूर्व मध्यकाल पढ़ा, जिसको भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, जिसको स्वर्णकाल भी कहते हैं। और उसी क्रम में आज आप पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का रीतिकाल, अर्थात दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं उत्तर मध्यकाल या श्रृंगार काल। तो इसके विषय में थोड़ा सा हम संक्षिप्त परिचय आपको दे रहे हैं इस काल का। भक्ति काल का जो साहित्य था वो पारलौकिक साहित्य में समाविष्ट हो चुका था। संत कवि हुए और सब लोगों ने अपने काव्य रचना में ईश्वर और गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए जन साधारण का चित्ताकर्षण किया ईश्वर की ओर उन्मुख करा दिया पूरी की पूरी मानव समाज को, और लोगों के अंदर आस्था पैदा हुई, और जो बुरे कार्यों में प्रवृत्त थे उनमें से वो लोग सब लोगों ने त्याग दिया। जब रीतिकाल का आगमन हुआ तो इस काल में पारलौकिक विचारधारा से हट करके कवियों ने एक बार फिर लौकिक काव्य परंपरा में आकर के अपनी लेखनी चलाना शुरू कर दी। कहने का मतलब कि रीत काल में जो काव्य रचना हुई, रीत काल की काव्य रचना में नायक नायिका भेद, अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, श्रृंगार वर्णन जैसी चीजों का निरूपण किया गया काव्य के अंतर्गत। एकमात्र भूषण कवि ऐसे मिल रहे हैं इस काल में जिन्होंने वीर रस पर रचना किया है, वरना वीर रस पर रचना बहुत कम ही रीत काल में पाई जाती है। ज्यादातर श्रृंगार रस पर ही रचनाएं हैं। यत्र तत्र भक्ति संबंधी रचनाएं भी मिल जाती हैं। तो इस काल में मुगल शासन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के साथ अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ चुकी थी। शाहजहां और जहांगीर तथा अंत में औरंगजेब के बाद कोई प्रभावी मुगल शासक न हो सका, और यहीं से मुगल साम्राज्य का पतन और अंग्रेजी साम्राज्य का उदय होना शुरू हो गया। यद्यपि इस काल में संस्कृत और कला का बहुत अच्छा विकास हुआ, लेकिन विलासिता के सागर में आकंठ डूबे हुए राजे महाराजे केवल अपने राज्य और साम्राज्य तक ही सीमित रह गए, और देश हित के लिए ज्यादा कुछ कर न पाए, और उसी का परिणाम हुआ कि पूरा का पूरा देश जो है गुलामी की जंजीर में चला गया। कवि जितने हुए तो किसी न किसी राजा के दरबारी कवि और अपने आश्रयदाता को पसंद करने के लिए उन्हीं की इच्छा अनुसार वो कविता रचा करते थे।
तो बच्चों, ये साहित्यिक दृष्टि से ये काल बड़ा उथल पुथल का काल रहा है। और इसमें दो काव्य की दो धाराएं चली। एक को कहते हैं रीति बद्ध काव्य और एक है रीति मुक्त काव्य। काव्य शास्त्र के आधार पर, काव्य तत्वों के आधार पर जिन रचनाओं का निरूपण किया गया वो तो सब रीति बद्ध परंपरा के अंतर्गत आते हैं। और उन बंधनों से, काव्य शास्त्र के बंधनों से अलग हट करके जिन कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत किया, वे रचनाएं आई काव्य मुक्त, तो रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत कही जाती है। अब इसमें रीतिबद्ध में आपके आचार्य कुलपति मिश्र हैं, देव हैं, भिखारी दास हैं, ग्वाल कवि हैं, बिहारी हैं, ये सब रीति बद्ध काव्य के अंतर्गत आते हैं। बिहारी तो इस काल के एक ऐसे कवि हुए हैं जो एकमात्र सतसई रचना करके 719 दोहे की रचना है इनकी सतसई, और उसके विषय में यहाँ तक कह दिया गया है, काव्य तत्वों के आधार पर रचित ये ग्रंथ जो है, सतसैया के दोहरे जम नावक के तीर देखन में छोटे लगे कि घाव करें गंभीर। बिहारी के दोहे दो दो पंक्ति के, लेकिन ये दोहों में जबरदस्त काव्य तत्वों के आधार पर बिहारी ने भाव और काव्य सौंदर्य दोनों को भर दिया। और दूसरा जो वो है वो रीति मुक्त काव्य है। रीति मुक्त काव्य के अंतर घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, दुष्देव ये कवि आते हैं। और इन लोगों ने रीत काल के उस काव्य परंपरा से हट करके अपने काव्यों की रचना किया। विशेष रूप से इन्होंने श्रृंगार वर्णन है, रस, श्रृंगार रस की अधिकता इनके काव्यों में मिली है। नायक नायिका वर्णन का इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के वर्णन किया है। तो इस काल की ये प्रमुख विशेषताएं रही बात, मैंने बताया कि इस काल में भक्ति के कुछ दोहे लिखे गए गिने चुने, बाकी ज़्यादातर भक्ति संबंधी काव्यों की रचना इसमें नहीं हुई। वीर रस के मामले में इस काल में भूषण एक ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने छत्रसाल, प्रशस्ति और शिवा शौर्य जैसी रचनाओं को लिख करके जो है इन्होंने काव्य रस का निरूपण, वीर रस का निरूपण कर दिया है। बाकी इसके अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। श्रृंगार रस प्रधान ये काल रहा है। और ये रीत काल रहा, 200 वर्षों तक चला ये काल। इसमें आप जान लीजिए कि संयुक्त रूप से अगर नाम ले लिया जाए तो बिहारी, घनानंद, बोधा, ठाकुर, दुष्देव, मतिराम, भूषण ये प्रमुख कवि हैं। और इन लोगों की जो रचनाएं हैं वो रीत काल की अमूल्य देन कही जाती है। बच्चों, अब हम चल रहे हैं इसके आगे वाले काल में, आधुनिक काल में। ये आधुनिक काल 1843 ईस्वी से अब तक चल ही रहा है, अभी आधुनिक काल ही है। और इस काल में हिंदी गद्य का चतुर्मुखी विकास हुआ। हिंदी पद्य के साथ साथ गद्य का सूत्रपात हुआ, आप कह लीजिए। अगर ये कह लीजिए कि गद्य का यहाँ से गद्य की उत्पत्ति हुई तो बहुत सही ये बात होगी, क्योंकि अभी तक रीत काल तक हिंदी गद्य का कोई, हिंदी गद्य खड़ी बोली का कोई स्वरूप नहीं था। इस आधुनिक काल में आने पर हिंदी खड़ी बोली गद्य का सूत्रपात हुआ, जन्म हुआ। अब आप जानते हैं कि हिंदी खड़ी बोली गद्य के जन्मदाता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी खड़ी बोली गद्य की शुरुआत की। तो इस काल में, आधुनिक काल के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे युग बांट दिए गए हैं। जो जैसा प्रभावशाली लेखक या कवि होते गए उन्हीं के नाम पर उसका नामकरण किया गया। सबसे पहला नाम है भारतेंदु। क्या कहते हैं? भारतेंदु। मैंने बताया ना कि भारतेंदु युग हिंदी खड़ी बोली गद्य के जनक कहे जाते हैं। और
भारतेंद्र युग पहला युग है आधुनिक काल के अंतर्गत, जिसको कहते हैं पुनर्जागरण काल। 1868 से 1900 ईस्वी तक ये माना जाता है। पुनर्जागरण काल कहो चाहे कहो भारतेंद्र युग 1868 से 1900 ईस्वी तक का ये काल रहा। इसमें भारतेंद्र जी के और तमाम जो इनके मित्र मंडली थी, अंबिका दत्त व्यास है, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगन है, प्रताप नारायण मिश्र हैं, ये जितने राजशरण गोस्वामी हैं, जितने ये लेखक हैं, इनका सबका एक ग्रुप है। और भारतेंद्र जी ने इस समय में एक नई, समझो कि हिंदी खड़ी बोली गद्य को जन्म दे करके, इसके पहले गद्य की जो रचनाएं हुआ करती थी वो खड़ी बोली में नहीं होती थी, लेकिन भारतेंद्र जी ने सूत्रपात किया और इसीलिए इनको हिंदी खड़ी बोली गद्य का जनक कहा जाता है। और यद्यपि इस युग में काव्य रचना ब्रजभाषा में ही होती थी, काव्य रचना खड़ी बोली में नहीं हुई, लेकिन गद्य रचना इसमें हुई। और यहीं से शुरू हुआ गद्य की विविध विधाओं का विकास, जैसे निबंध है, नाटक है, कहानी है, ये सब चीजों की शुरुआत यहीं से हो गई है। दूसरा है जागरण सुधार काल द्विवेदी युग, जिसको जो 1900 से 1922 ईस्वी तक चला। जागरण सुधार काल कहो, और दूसरा नाम है इसका द्विवेदी युग, 1900 से 1920 ईस्वी तक चला, 22 ईस्वी तक चला। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से इस युग का नामकरण हुआ, इसीलिए इसके द्विवेदी युग कहते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, और सरस्वती पत्रिका एक ऐसी पत्रिका हिंदी साहित्य के इतिहास में हुई जिसके अंतर्गत आने वाले लेख, विभिन्न प्रकार के कवियों के या लेखकों के लेख जो संग्रहित करते थे द्विवेदी जी, वो आज तक अपने आप में बेजोड़ है, सरस्वती पत्रिका। और इस युग में हिंदी का बहुत बड़ा विकास हुआ। ये समझिए आप कि भारतेंद्र युग में हिंदी की जो थोड़ी थाड़ी कमियां रह गई थी, उन कमियों को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दूर करके हिंदी को बहुत पुष्ट बनाया, परिमार्जित कर दिया, सुसंस्कृत कर दिया। हिंदी का पूरा विकास इस काल में हुआ। और तीसरा आ रहा है छायावादी काल। छायावादी काल में कवि तो बहुत हुए हैं, लेकिन इसमें हिंदी गद्य की जितनी भी विधाएं हैं, लगभग सबका विकास इसी काल में हो गया था। 4 छायावादी कवि हुए हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। 4 ये छायावादी कवि हैं, और इस काल के प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। इस काल के छायावादी युग के प्रवर्तक हैं। और इतना काव्य के क्षेत्र में तो इस काल में हिंदी ने जितनी ऊंचाई पर या जितने ऊंचे शिखर पर हिंदी चढ़ी, वो किसी काल में इतनी ऊंचाई पर हिंदी नहीं पहुंच पाई। प्रसाद जी ने जो हिंदी को दिया, वो अपने आप में आज तक कोई दे नहीं पाया। पंत जी ने दिया, महादेवी जी ने दिया। ये काल बहुत ही समृद्ध काल माना जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास में। और इसके बाद आया छायावादोत्तर काल, छायावाद के उत्तर वाला काल। ये काल भी काफी हिंदी साहित्य के लिए लाभदायी सिद्ध हुआ। और इस काल में विभिन्न प्रकार की रचनाएं लिखी गई। रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिव मंगल सिंह सुमन, रामेश्वर शुक्ल, नरेंद्र शर्मा जैसे ये सब छायावादोत्तर काल के कवि हैं। और इसी में जो है प्रयोगवादी और प्रगतिवादी काव्यधारा की रचना हुई, और नई कविता भी इसी के अंतर्गत आती है। आज की जो नई कविता चल रही है वो सब इसी छायावादोत्तर युग के अंतर्गत आती है बच्चों। तो इस प्रकार से ये एक संक्षिप्त परिचय रहा हिंदी साहित्य के इतिहास का। अब आप इतना समझ लीजिए
कि कुछ लोग इसको अलग अलग करके पढ़ाते हैं। कुछ लोग हिंदी गद्य का इतिहास अलग पढ़ाते हैं और हिंदी पद्य का इतिहास अलग पढ़ाते हैं। लेकिन मैंने आपको संयुक्त रूप से बताया है। इतना आप समझ लीजिए कि आदिकाल में, भक्ति काल में और रीति काल में हिंदी खड़ी बोली गद्य नहीं चलता था। केवल पद्य की रचनाएं ही आपको मिलती हैं, कोई ब्रजभाषा में, कोई अवधि में नहीं। बाकी हिंदी खड़ी बोली का जन्म नहीं हुआ था। इसीलिए इधर हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कोई मिलता ही नहीं है। आधुनिक काल में आकर के हिंदी खड़ी बोली का जन्म हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसको जन्म दिया, वो इसके जनक कहे जाते हैं। और यहीं से हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं का विकास हुआ। जैसे नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, आत्मकथा है, जीवनी है, डायरी है, भेंट वार्ता है, यात्रा साहित्य है, रेखा चित्र है, आदि आदि तमाम रचनाओं विधाओं का विकास हुआ। इस काल में ही, आधुनिक काल में ही आकर के इसका विकास हुआ। तो आपको अब इसमें दोनों चीजें मिल गई, पद्य का भी मिल गया, गद्य का इतिहास भी आपका संक्षिप्त परिचय हो गया। मैं इसके बाद आपको दूंगा अति लघुत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय क्वेश्चन। आप लिखेंगे अपनी कॉपियों में और लिख करके उनको याद करेंगे। बहुत ही इसी विषय संबंधित है, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न अब अगले वीडियोज में हम आपको देंगे। और तब तक के लिए जो है आप इसको पढ़ते रहिए और याद कर लीजिए।